Hello student, today I want to tell you something about the challenges which are facing by banking institutions in recent scenario. That there are lot of problems which are facing by our banking systems due to various factors and different situations emerging in the world. In recent times हमारी इकोनॉमी में और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो चेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस है वो अराइजेज हो रही है एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ बैंक टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स। और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। देन अगेन वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो इनसाइड द कंट्री और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस जो है, इमर्जिंग सिचुएशंस वो चेंजेस हो रही है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया है कि वो एटलीस्ट इनसाइड द कंट्री एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को एज इट इज़ रैपिड रेट से इंक्रीज़ कर सके, अपने फंक्शंस को, अपनी टोटल एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस को। There is a vast chain of causes due to which modern banking facing a lots of problems. और ये जो है कंपोनेंट्स की और फैक्टर्स की, उनकी एक वास्ट चेन है और इस वास्ट चेन के बिहाफ पर जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स है वो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है बहुत सारे कंपोनेंट्स और फैक्टर की वजह से। द कॉजेज और problems are internal as well as external. Some problems are internal inside the country and some problems are external. कुछ जो है outside changes होते हैं उनके बिहाफ पर भी बैंकिंग सेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किस स्टाइल की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और कौन सा जो है उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देन दिस इज़ द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है ये। इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन आगे एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम। देन फर्स्ट प्रॉब्लम्स इज लॉसेज ऑफ रूरल ब्रांचेज। रिसेंट टाइम में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट अपना बिजनेस वहाँ सेटअप करना चाह रही है। ऑलमोस्ट कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया, एटलीस्ट वहाँ अपनी ब्रांच को सेटअप करने में सबसे पहली बात है वो इंटरेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट बैंकिंग हैबिट्स जो होती है रूरल एरिया में वो लोगों में बहुत कम होती है। और जब लोगों में बैंकिंग हैबिट्स नहीं है तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस में जो है वो लॉसेस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे तब तक आप जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा एक बैंक इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रूरल ब्रांचेज आर रनिंग एट लॉसेस। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रूरल ब्रांचेज हैं वो लॉस में रनिंग कर रही है। मोस्ट ऑफ जो रूरल ब्रांचेज है वो लॉसेज में रनिंग कर रही है बिकॉज हाई ओवरहेड्स, क्योंकि उन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अपने ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अपने आप को मेंटेन करने के जो एक्सपेंडिचर है एटलीस्ट वो हाई हो जाते हैं। इन प्रिविलेंस ऑफ द बार्टर सिस्टम्स, और ऑलमोस्ट रूरल एरिया में जो है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बार्टर सिस्टम्स इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से भी वहाँ पर करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। मोस्ट पार्ट ऑफ द रूरल एरिया इन इनसाइड द कंट्री। ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ आज भी बार्टर सिस्टम्स अवेलेबल है और वहाँ मनी में ट्रांजेक्शन्स नहीं किया जाता। इंडियन लोकल बैंक स्पेशली स्टेट बैंक्स के जितने भी ग्रुप्स हैं हैविंग गुड कवरेज एंड मैनी ब्रांचेज इन रूरल एरिया। ऑलमोस्ट इंडिया का जो SBI सबसे लार्जेस्ट बैंक है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश की गई है, बट दैट इज़ क्वाइट लैकिंग टेक्निकल इन्हेंचमेंट। बट वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी आती है। सर्विसेज जो भी अवेलेबल है एट सिटी आर स्पेशली नॉट अवेलेबल इन रूरल ब्रांचेज। और जो फैसिलिटी यहाँ पर रूरल एरिया में ब्रांच जो अर्बन एरिया में अवेलेबल है वो फैसिलिटी जो है वो रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं हो पाती है, विच आर नेसेसरी इफ़ बैंक्स वांट टू कंपेयर नाउअडेज। अगर हम देखें कि बैंकिंग को सक्सेसफुली ऑपरेट करना अपने फंक्शन को, तो वो सारी फैसिलिटी जो वो एक सिटी में प्रोवाइड कर रहा है एटलीस्ट उसको वही फैसिलिटी वहाँ पर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। बट लॉसेस की वजह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट जो बैंकिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है रूरल एरिया में, जहाँ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं, बैंक अपडेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इस वजह से। नेक्स्ट आता है लार्ज
ओवरड्यूज। ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर में जो ओवरड्यू है वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। स्मॉल ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक आर नाउ फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम्स, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरड्यू एडवांस टू फार्मर्स। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में टोटल जो रिकवरी होती है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स की, किस स्टाइल की क्रॉप्स हुई है। बेटर होती है तो रिकवरी इजी गोइंग हो जाती है, और अगर जहाँ लॉसेज हो जाते हैं फार्मर को ही, तो फिर जो उनको लोन्स वगैरह जो दिया गया है वो ड्यू का ड्यू ही रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स जो है वो अर्बन एरिया की ब्रांचेज हो चाहे रूरल एरिया की ब्रांचेज हो, दोनों को ये फेस करना पड़ता है। द डिसीजन the decision the decision of the former National Front government to the waive a loans to the farmer to the value of rupees 10,000 crore was added the plight of such banks। तो ऑलमोस्ट ये जो नेशनल हमारा गवर्नमेंट बैंक्स है इसने रूरल एरिया के जो बैंक्स रूरल एरिया में जो लोन्स दिए गए हैं एटलीस्ट उनको ओवरड्यू मान करके और ऐसे लोन्स को जो है रिकवरी से मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद है करप्शन, scams and erstwhile Global Trust Bank and Bank of Baroda show how a few offices misuse the freedom they granted under the guise of liberalizations। ऑलमोस्ट ये जो बैंक है हमारे, इन दो बैंकों ने एक सर्च किया है और इस सर्च में इनको लगा है कि जो ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं जो भी फ्रीडम्स और लिबरलाइजेशन के तहत बैंकों को जो भी फ्रीडम्स और मिली हुई है एटलीस्ट वो उनका पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं। द स्कैम हैव बैडली डैमेज्ड द इमेज ऑफ दीज बैंक, और ऑलमोस्ट फिर इस स्कीम ने इन बैंकों की इमेज को डाउनफॉल कर दिया गया एंड कंसिक्वेंटली दे आर प्रॉफिटेबिलिटी, और ऑलमोस्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी डाउन किया है। तो करप्शन जो है वो भी एक बेसिक प्रॉब्लम्स है। ऑफिसर्स अपने बेनिफिट के लिए जितने भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस को लोअर किया गया है, रिड्यूस किया गया है कंट्रोल को, तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं और बैंकिंग प्रॉपर्टी या जनता की प्रॉपर्टी को एटलीस्ट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं लिबरलाइजेशंस के सारे बेनिफिट लेकर के। देन है क्राइसिस मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सीइंग मोर एम्प्लॉयज़ रिटायर दीज डे। ऑलमोस्ट जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इन दिनों रिटायर हो रहे हैं। सो यंग एम्प्लॉयज़ आर रिप्लेसिंग टू द एल्डर्स, और ऑलमोस्ट जो है ओल्डर को यंगर रिप्लेस कर रहे हैं। मोर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ तो रिटायर्ड हो रहे हैं और यंग जनरेशन आ रही है। दिस इज़ हाउ एवर हैपन at a junior level. As a result there would be a virtual vacuums to the middle and senior level, और ऑलमोस्ट क्या हो गया है अब यहाँ पर एक गैप डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है जब मैक्सिमम यंग जनरेशन आ रही है। तो द एब्सेंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट कुड नॉट लीड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ बैंक डिसीजन मेकिंग। अगर कहीं मिडिल मैनेजमेंट की एब्सेंस है तो सीनियर और जूनियर के बीच का जो एक गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और फिर इस गैप को फिल करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बैंकों की डिसीज़न मेकिंग जो प्रोसेस होती है एटलीस्ट उसको अफेक्टेड करती है, क्योंकि जूनियर के ओपिनियन जो है वो सीनियर के ओपिनियन से मैच नहीं खाते हैं। उसके बाद आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट डू नॉट हैव any machinery to ensure that their loans and advance are in fact of going into the productive use। ऑलमोस्ट बैंकों के पास प्रेजेंट डे में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसके बिहाफ पे वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो लॉन्स और जो भी एडवांस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एटलीस्ट उनका प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको यूटिलाइज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अगर यूटिलाइज किया जाएगा तो रिकवरी इजी गोइंग हो जाएगी, और अगर उनका यूटिलाइजेशन नॉन प्रोडक्टिव एरिया में किया गया है, कंजम्पशन एरिया में किया गया है, तो फिर उनकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्यू टू हाई पोर्शन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और आउटस्टैंडिंग ड्यू टू बैंक फ्रॉम द बोरोवर दे आर इनकरिंग हज लॉसेस। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो पोर्शंस होता है लॉन्स का वो एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज ले रहे हैं, बोरोवर्स जो है वो वापस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। देन मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो अनेबल टू
मेंटेन कैपेसिटी ऑफ एडिकेसी रेशियो। तो ऑलमोस्ट बैंक जो लोग है वो एक एडिकेसी रेशियो होता है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाते जब तक कि उनके लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है। तो एनपीए जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स है बैंकों की, और ये कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन इशू कर दिए जाते हैं बैंकों के थ्रू बाय मिस्टेक, और लोन की रिकवरी टाइम पर नहीं हो पाती है। उसके बाद है एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ऑलमोस्ट बैंक के पास ये होती है कि उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो मैक्सिमम लोन्स इशू करने पड़ते हैं। एडवांस टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स इज कंसर्न टू द प्रोग्रेस हैज़ बीन स्लो। और ऑलमोस्ट जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होता है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और उस एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो ग्रोथ रेट है और प्रोग्रेस रेट है वो बहुत लोअर है। दिस इज़ पार्शली एट्रीब्यूट टू द फैक्ट दैट द बैंक ऑफिशियल्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कुड नॉट एक्सेप्ट नेशनलाइजेशंस ग्रेसफुली। इस वजह से भी, और फिर क्या है कि नेशनलाइजेशंस को लोग ग्रेसफुली अडेप्ट भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नेशनलाइजेशंस की जो थीम है वो यही है कि आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे और आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है बेसिक लोन ज़्यादा देना पड़ेगा। द डाइवर्जन ऑफ सर्टेन पोर्शंस ऑफ द रिसोर्सेज टू द टॉप प्रायोरिटी एंड अथॉरिटी नेग्लेक्टेड द सेक्टर्स। तो फिर उनका ये होता है कि सर्टेन पोर्शंस को जो है वो टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दिया जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेबल टू द पुअर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री लोन रिकवरी। तो इससे क्या होगा कि लोन की रिकवरी बहुत लोअर हो पाएगी। प्रायोरिटी सेक्टर्स की प्रोग्रेस रेट इतनी हाई नहीं होती है जितनी कि हमारे यहाँ बेसिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अगर लोन प्रोवाइड किया जाता है। फ्रॉम द एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो लोन दिया जाता है उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है बैंकिंग की। उसके बाद है कंजम्पशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Mobilizations is concerned, commercial bank have been facing stiff challenges from the non-banking financial intermediaries such as the mutual fund. Almost इनको जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंट टाइम में वर्क कर रही है और वो मैक्सिमम पब्लिक की डिपॉजिट को अट्रैक्ट कर लेती है डिफरेंट टाइप्स की स्कीम के बिहार पर। तो लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट नहीं कराते हैं। फॉर एग्जांपल है कि लोगों का म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, हाउस फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन में, लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में लोग अपनी डिपॉजिट को या अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो बैंकों की ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिटर को अट्रैक्ट करने में ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सफल हो जाती है। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस compete closely to the commercial बैंक, और ऑलमोस्ट ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो है वो कमर्शियल बैंक के साथ एक कंपटीशंस में ग्राउंड में आ जाती है एंड अट्रैक्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉट ऑफ अमाउंट में पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके थ्रू हाई रेट ऑफ जो है वो पेड की जाती है इन कंपेरिजन देन कमर्शियल बैंक। तो लोग अपने डिपॉजिट को इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट करा देते हैं। उसके बाद है कंपटीशन फॉर फॉरेन बैंक इनसाइड द कंट्री। वेरियस टाइप्स के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना बैंकिंग बिजनेस सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। सम आर प्राइवेट सेक्टर, सम आर पब्लिक सेक्टर एंड सम आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बैंक्स होते हैं एंड द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स हैव रजिस्टर्ड हायर इंक्रीज इन डिपॉजिट। ऑलमोस्ट जो फॉरेन बैंक्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर जिस बैंक का भी रजिस्ट्रेशंस हुआ है वो हायर डिपॉजिट को जो है वो ले लेता है, उनकी डिपॉजिट हाई होती है। वन रीज़न सीम्स टू बी नॉन नेशनलाइज्ड बैंक टू ऑफर बेटर कस्टमर सर्विसेज। ऑलमोस्ट इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो बेटर कस्टमर सर्विसेज दी जाती है। इस वजह से भी बैंक नेशनलाइज्ड बैंकों की ओर नहीं जा करके और इन प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकों की ओर जाते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के बैंकों की ओर जाते हैं। This create a impressions that the diversion of the deposit from the nationalized bank to the other bank probably taken place। और ऑलमोस्ट जो है डाइवर्जन हो जाता है पब्लिक की डिपॉजिट का और पब्लिक अपनी ही कंट्री के बैंक में डिपॉजिट नहीं करा करके और फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक में डिपॉजिट करा देती है। गैप बिटवीन प्रॉमिस और परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर्स के बैंक क्या प्रॉमिस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस किस स्टाइल्स की होती है, इसमें एक गैप आ जाता है। The major weakness of the nationalized banking system in India is failure to sustain the desired credit pattern। Almost वो एक desired credit patterns को fulfill नहीं कर पा रहे हैं and fill in credit gaps in different sectors, और different sectors में जो credit का gap है एटलीस्ट उसको भी fulfill नहीं कर पा रहे हैं। Even though there has been a रीओरिएंटेशन ऑफ बैंक ऑब्जेक्टिव। ऑलमोस्ट जो है बैंक का रीओरिएंटेशंस जो है बैंकिंग ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। द बैंक स्टाफ इज रिमेन virtually स्टैटिक्स। ऑलमोस्ट बैंकिंग स्टाफ भी एक स्टैटिक सिचुएशन में आ गया है। द बैंक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस हैव
कंटिन्यू टू रिमेन ओल्ड, और बैंकिंग प्रोसीजर्स और बैंकिंग सिस्टम्स जो है वो ओल्ड और ऑब्सोलेटेड हो गए हैं, उनमें अपडेट जो है वो नहीं हो रहा, कुछ इनोवेटिव चेंज नहीं हो रहा. द पोस्ट नेशनलाइज पीरियड हैज़ बीन वाइंडिंग गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस, और ऑलमोस्ट जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पब्लिक को जो प्रॉमिस किया गया था उस प्रॉमिस को और उनकी परफॉर्मेंस में एक गैप शो होता है. द मेन रीज़न सीम्स टू बी फेलियर, और यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेलियर हो रहा है, और वो सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, और पब्लिक की नीड्स, डिमांड और उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है. उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिज्म. Another problem facing by the commercial bank is bureaucratism of the banking systems. Almost बहुत से rules, regulations और उनके पास जो है वो होता है. This indeed to result of nationalizations. ये जो nationalizations किया गया ये उसकी नीड थी. The smooth functioning of banking has been hampered by red tapeism. और जो भी बैंकिंग फंक्शन स्मूथली क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में रेड टेपिज्म जो है वो लार्ज स्केल पर होता है, लॉन्ग डिलेज होता है. बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में फंक्शंस को डिले करने की हैबिट होगी है. लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, पब्लिक की जो भी डिमांड होती है उस पर इनिशिएटिव्स डायरेक्ट नहीं लिया जाता है. एंड फेलियर इन क्विक डिसीजंस, ऑलमोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसर्स जो है वो क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं. तो टोटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेलियर हो रहा है. उसके बाद है पॉलिटिकल प्रेशर्स जो है वो हाई रेट का हो रहा है. द स्मूथ वर्किंग ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक हैज बीन ऑल्सो हैज़ बीन हैम्पर बाय द ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर्स. चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, नेशनलाइज बैंकों पर जो हो पॉलिटिकल प्रेशर वो बहुत हाई रेट पे होता है. नेशनलाइज बैंक्स आर ऑफन फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल प्रेशर्स. पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको पॉलिटिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को टर्न करना पड़ता है. सच प्रेशर्स आर क्रिएटेड इन द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड ग्रांट्स ऑफ लोन. ऑलमोस्ट ये जो वो प्रेशर्स होता है ये रिक्रूटमेंट्स में होता है, भर्ती के टाइम में होता है, और लोन को कहाँ ग्रांट्स किया जा रहा है उसमें होता है. इसी वजह से अनसिक्योर्ड लोन भी कभी कभी बैंक के थ्रू ग्रांट हो जाते हैं. पर्टिकुलर पार्टी विदाउट कंसिडरिंग द क्रेडिट वर्थलेसनेस, ऑलमोस्ट जो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रेशर वाली पार्टी होती है वो पॉलिटिकल प्रेशर वाली पार्टी बैंकिंग के जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशंस अपने पर्पस के लिए करती है. देन कंक्लूजन, द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंक्लूजन है द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल एफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक हैज़ बीन ऑलवेज इशू. ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर्स का जो ऑपरेशनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है, उस पर कंटिन्यूस इशू रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में इसका कंसल्टेशंस भी होता रहता है. बैंकिंग सिस्टम को स्मूथली सक्सेसफुली रनिंग करने के लिए आरबीआई और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के कुछ सजेशंस लेती है. Through the various problems and emergings, the main objective of bank will still remain to provide best services. Almost banking institutions का बहुत सारी problems face करनी पड़ती है अपने objective और अपनी task और अपनी performance को fulfill करने के लिए. फिर भी recent time में banking institution best to best services जो है वो अपने customer को provide कर रही है और on a large scale of profit. This is all about the problems which are facing by a banking institution. Please like and subscribe my channel more and more.